फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ क्लास 9th में फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है भैया बल तथा गति के नियम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। आज के सेशन में हम जानेंगे कि भैया फोर्स क्या होता है, यानी बल क्या होता है, और ये गति के कुल कितने नियम होते हैं और हर एक नियम हमें क्या सीख देता है। आज के सेशन में हम इसी पर करने वाले हैं पूरी चर्चा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। इसे शुरू करने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स परचेस नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एंड जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं ना बेटा, वो सब होती है अरेंज फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के डाउट करते हैं सॉल्व। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या जानकारी थी जो मुझे आप सभी को देनी थी। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आज हम यहाँ पर देखेंगे। एक सिंगल वीडियो में पूरी कहानी को मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसे शुरू करने के पहले भैया वे बच्चे जिन्होंने अभी तक मेरे इस प्यारे से सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे। जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर देंगे। अब बात आती है, एक छोटू सा इंट्रोडक्शन तो बनता है, एक छोटू सा परिचय तो बनता है कि ये चैप्टर बेसिकली हमसे कहता क्या है। तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि बल किसे कहते हैं, यानी कि बच्चे फोर्स क्या होता है। मैं तुम्हें एक छोटू सा ओवरव्यू दूं, जैसे कि आज हम जानेंगे फोर्स यानी कि बल क्या है, गति के किस नियम से हमें बल की परिभाषा का पता चलता है। हम फोर्स को अलग अलग तरीके से पढ़ने के बाद इसकी क्या परिभाषा होती है, इसकी क्या एसआई यूनिट होती है, सब पर चर्चा करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी तरह तरह के फोर्सेस के बारे में, यानी कि फिर हम जानेंगे डिफरेंट फोर्सेस के बारे में। फिर मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद हमारा अगला डिस्कशन का टॉपिक क्या होगा बेटा? अगला हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा गति के नियम, जो कि कुल कितने होते हैं भैया? 3। लेकिन भैया कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने गति के नियमों के बारे में बताया? एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि भैया न्यूटन जी ने गति का पहला नियम क्या दिया, उन्होंने गति का दूसरा नियम क्या दिया, और उन्होंने गति का तीसरा नियम क्या दिया। इन सभी पर हमारी क्या होगी, शानदार तरीके से क्या होगी बेटा, चर्चा होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। बल किसे कहते हैं, बेसिकली हमें इसके बारे में जानना है। तो अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे मेरे सामने कोई बॉक्स है, अगर वो केवल रखा ही हुआ है तो क्या कोई बल लग रहा है क्या? बॉक्स के रखे रहने पर, धरती पर अगर रखा है ना बेटा, तो भी उस पर एक बल लग रहा है, और वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि धरती ने उसे अपनी तरफ क्या करके रखा है, खींच कर रखा है। बेसिकली बल की अगर मैं बात करूँ ना, एक तरीके का पुश या पुल होता है ना। आपको सिंपली कई बार ऐसा होगा कि पूछ लिया जाएगा कि भैया बता दो बल किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि बल वह पुश या पुल होता है, धक्का या खिंचाव है, जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर क्या होता है बेटा, आरोपित होता है। बल को देखा नहीं जा सकता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस जरूर किया जा सकता है। आप सोचो कि बल को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, बल को देखा नहीं जा सकता है। मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे करके उसको पुश करूंगी, धक्का मारूंगी, तो अगर वो बल लगेगा, ऑब्वियसली वो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे जाएगा, है ना, मेरे द्वारा फोर्स लगाने पर। लेकिन उस फोर्स को तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि फोर्स को देखा नहीं जाता है। बल को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को फील जरूर किया जा सकता है, महसूस जरूर किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। अब बल निम्नलिखित प्रभावों को उत्पन्न करता है,
किन किन प्रभावों को उत्पन्न करता है? सुनो, बल किसी स्थिर पिंड को चला सकता है। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा रखा है बेटा, सो अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाती हूँ, सो भैया ये क्या होगा? अपने स्थान से विस्थापित हो गया। पहले वो किस स्थिति में था? अरे भैया रेस्ट में था। फिर वो किस में चला गया? उसको गति मिली तो वो गति में चला गया, है कि नहीं है? सो यस, दिस इज ट्रू। ये बिल्कुल सही है कि बल किसी स्थिर वस्तु को चला सकता है। सेकेंड पॉइंट, दूसरी कहानी, बल किसी गतिशील पिंड को रोक भी सकता है। कोई चल रहा पिंड होगा ना, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो गति कर रहा होगा, सो बल के माध्यम से मैं उस पर एक फोर्स या बल लगाकर उसे वहीं पर रोक भी सकती हूँ। सो यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, बल किसी गतिशील पिंड की चाल में परिवर्तन कर सकता है। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, मान लेते हैं कि वो किसी XYZ चाल से जा रही है। अगर मैं आपसे बोल रही हूं कि बल लगाकर क्या हम उसकी चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी चाल हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। उसकी स्पीड में परिवर्तन किया जा सकता है फोर्स की हेल्प से, बल की सहायता से। बल किसी गतिशील पिंड की दिशा में भी परिवर्तन करता है। बल की सहायता से किसी भी वस्तु की दिशा में भी या किसी भी पिंड की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। एंड बल किसी पिंड की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। मेरे पास मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसे बल लगाया और उसकी आकृति ही चेंज हो गई। सो बिल्कुल पॉसिबल है ना? तो हमने जान लिया कि बल निम्नलिखित प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, जिन सभी के एग्जाम्पल्स ये मैंने आप सभी के सामने अभी दिए हैं। चलिए अब आते हैं अगली कहानी की तरफ कि मैम ये बल होते कितने प्रकार के हैं? बेटा ढेर सारे फोर्सेस, ढेर सारे बल होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्लास 9th में आपको बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ना है, यानी कि संतुलित बल और असंतुलित बल पढ़ना है। क्या होते हैं ये तो सुनो। सबसे पहली चीज, बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर, यानी कि भैया यदि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर यानी कि ऑब्जेक्ट पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हो तथा बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो, तो वे बल कैसे होते हैं? संतुलित बल होते हैं। ऐसे फोर्सेस को ही हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। मान लेते हैं कि कोई टेबल है ना, ये तो बॉक्स रखा है, चलो बॉक्स ही देख लेते हैं। सो सिंपली हमने क्या देखा कि ये कोई चीज है जिस पर एक क्या रखा है? भारी बक्सा रखा है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ से क्या लग रहा है? घर्षण बल भी लग रहा होगा। धरती अपने साइड से भी एक फोर्स लगाती है, धरती अपने भी साइड से एक फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम बोलते हैं, घर्षण बल जिसे हम बोलते हैं। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स कर रहे होते हैं ना, तो धरती भी अपने साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगा रही होती है। सो हमारे धक्के का बल जो है वो इधर होगा और घर्षण का जो बल है वो इधर होगा, गुरुत्व बल यहाँ होगा, है ना। और हम सिंपली बोल सकते हैं ये बक्सा हिला ही नहीं। अगर ये बक्सा हिला ही नहीं तो यही तो संतुलित बल है। किसी वस्तु के ऊपर जब संतुलित बल प्रभाव डालते हैं तो उसकी गति में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। मान लेते हैं कि ये एक टेबल है जिस पर क्या रखा है बेटा? तो मान लेते हैं एक टेबल है जिस पर ये रखा है कोई ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये कोई टेबल है जिस पर क्या रखा है? ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमने क्या देखा कि ठीक है भाई ये ऑब्जेक्ट जो रखा है, अब जब इस पे क्या लगाया जाएगा बेटा? फोर्स। मैंने यहाँ पर इसे ना एक रस्सी से यहाँ बांधा है और एक रस्सी से यहाँ बांधा है। मैं भी यहाँ से इसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ और भैया मेरा जो फ्रेंड है, देखो चीकू भाई साहब है यहाँ पर, और आपको कौन मिलेंगी बेटा? चिंकी भी मिलेगी। समझ पा रहे हो? तो हमने क्या देखा? दोनों ने ही क्या किया? यहाँ से उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही बल कितना लगाया? सेम, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से हिला ही नहीं। इसी को हम बैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। यही होता है संतुलित बल। सो यदि किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हो तथा बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो, तो उसी को हम बैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन बेटा नहीं होता है और ना ही उस वस्तु की आकृति बदल जाती है। यानी कि भाई उसकी जब कोई स्थिति में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है
तो उसकी बाकी चीजें कैसे चेंज होंगी। हाँ, लेकिन एक चीज और, परंतु वस्तु की आकृति बदली जा सकती है इस कंडीशन में। ठीक है, चलो तो फाइनली ये जाना। अब हम एक काम करते हैं, एक रस्सा कस्सी वाला उदाहरण हम देखते हैं। अभी तो तुम लोग स्कूल में, अब तो हम बड़े हो गए, हम तो ये गेम नहीं खेलते हैं, लेकिन यस अभी तुम स्कूल में हो, स्कूल में तुम्हें ये गेम खिलाया जाता होगा, नहीं तो तुम अपने दोस्तों के साथ ये गेम जरूर खेलते होगे, रस्सा कस्सी वाला। सो बेसिकली मैम ये है क्या बेटा, ये एक ऐसा गेम है जहां पर क्या होता है ना, देखो यहाँ पर भी 3 लोग हैं, यहाँ पर भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब ये भी फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, मतलब ये भी क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं, और ये भी रस्सी को खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी पूरी ना तो इधर आ रही है ना तो इधर जा रही है, ना तो पूरी तरह से लेफ्ट में जा रही है ना तो पूरी तरह से राइट में, यानी कि वो एक जगह कैसी है, बैलेंस्ड है, क्योंकि फोर्स दोनों साइड से कैसा है, बैलेंस्ड है, संतुलित है, इक्वल है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। सो रस्साकसी में, अच्छा इस प्रकार के बलों को संतुलित बल कहते हैं, दंडन दंडन। रस्साकसी में यदि दोनों टीम समान परिमाण का दोनों तरफ बल लगाती है तो रस्सी में कोई भी विस्थापन नहीं होता है, अर्थात परिणामी बल कैसा होता है, शून्य। यही क्या होता है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल होता है। अब बात आती है कि ठीक है मैम, हम तो आपकी बात अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि ये असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देते हैं, है ना। अब हमने देखा कि भाई घर्षण बल यहाँ पर है और हमारे धक्के का बल यहाँ लगेगा, धरती अपने साइड से भी एक बल देगी और यहाँ से भी एक बल लगेगा, और कार जो है धरती उसे अपनी तरफ आकर्षित करके रखी हुई है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, खिलौने का बल तो लगेगा ही। हमने क्या देखा, हमारे धक्के का असंतुलित बल खिलौने कार में गति उत्पन्न कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात कि इस कार में व्हील्स लगी हैं, अरे भैया छोटे छोटे से पहिए लगे हैं, तो ये घर्षण बल, अब क्या होगा कि जब मैं इसे धक्का दूंगी ना, अरे भाई मैं इसको ऐसे पुश करूंगी ना, तो ये कार गति करने लगेगी, है ना। ये क्या कर रही है, गति करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज्यादा इसका फोर्स होगा। तो हमने देखा कि भाई ये तो संतुलित नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स और हमारे द्वारा धक्का मारा गया जो बल है दोनों में संतुलन नहीं है, एक दूसरे से ज्यादा है, एक जो है ये दूसरे वाले से ज्यादा बल लगा रहा है। तो हमने क्या देखा, ऐसे बल को क्या बोलेंगे, असंतुलित बल, है ना। इसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, पेपर में पूछा जाता है। सो यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए बल का परिणामी बल जो है वह शून्य है, तो वे बल ही क्या कहलाते हैं, असंतुलित बल कहलाते हैं, है ना, असंतुलित बल कहलाते हैं। एक लड़का अपने घर में रेफ्रिजरेटर को अन्य स्थान पर चित्र के अनुसार स्थानांतरित करना चाहता है। जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये रेफ्रिजरेटर है, वो अपने घर में रेफ्रिजरेटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना चाहता है। सो एक लड़का अपने घर में रेफ्रिजरेटर को अन्य स्थान पर चित्रानुसार स्थानांतरित करना चाहता है। यदि वह कम बल के साथ रेफ्रिजरेटर को धकेलता है तो रेफ्रिजरेटर नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो विपरीत दिशा में काम कर रहा होता है। एक्चुअली में क्या होगा, देखो अर्थ भी अपने साइड से एक फोर्स लगाती है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, यानी कि घर्षण बल बोलते हैं। अगर इस व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम क्या है भैया, चलो इसका मैं नाम दे देती हूँ, सो इन भाई साहब का नाम है चीकू भाई साहब। सो ये जो चीकू भाई साहब है ना, ये क्या कर रहे हैं, उस रेफ्रिजरेटर को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यानी अपनी साइड से एक फोर्स यानी बल लगा रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल से कम होगा ना, तो फिर ऑब्वियसली वो उस रेफ्रिजरेटर को नहीं खिसका पाएगा, है ना। तो इसे कितना फोर्स लगाना होगा, इसे इतना फोर्स लगाना होगा कि वो फ्रिक्शनल फोर्स से तो ज्यादा हो, तभी वो उसे क्या करेगा, पार कर पाएगा। सो यदि वह कम बल के साथ रेफ्रिजरेटर को धकेलता है तो रेफ्रिजरेटर नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है भैया, विपरीत दिशा में चल रहा होता है। जैसे तुम्हारे लाइफ में भैया हर तरीके के लोग होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर तुम हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ ही रहोगे तो नेगेटिव बन जाओगे, लेकिन अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। ऐसे इसने किया, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ किससे, नेगेटिव ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसने पॉजिटिविटी का सहारा लिया और इसने बोला कि अरे तू मुझे नहीं रोक सकता है, मैं तुझसे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, मैं पॉजिटिव हूं, तो इसने ज्यादा फोर्स लगाया
और वो रेफ्रिजरेटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली मूव कर जाएगा। यदि लड़का रेफ्रिजरेटर को ज्यादा जोर से धकेलता है तो वह धकेलने वाला बल घर्षण बल से ज्यादा हो जाता है और रेफ्रिजरेटर चित्र में दर्शाए अनुसार बल की दिशा में ही क्या होता है, मूव करता है, खिसकता है, शिफ्ट होता है। उपरोक्त उदाहरण में असंतुलित बल काम कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेटर खिसकने लगता है। मैम ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ना, जो अर्थ अपनी साइड से ऑपोजिट फोर्स लगा रही थी वो, और इस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया फोर्स यानी कि बल, दोनों की ही अगर मैं बात करती हूँ तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है। घर्षण बल कम है, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल कम है और उस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल ज्यादा है, तो ये असंतुलित तो हुआ, समान थोड़ी ना भैया, अलग अलग है ये तो। अच्छा अब ये रस्साकसी वाला उदाहरण देखो, यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर बेचारा ये अकेला है। अरे भाई ये कितनी ही ताकत लगा पाएगा, कितनी ताकत लगा पाएगा? तो हमने क्या देखा कि भाई अकेला व्यक्ति 100 न्यूटन का जो बल है लगा रहा है, मान लो बहुत ज्यादा होता है 100 न्यूटन, मान लो इसने 100 न्यूटन का बल भी लगाया, तो यहाँ पर ये 3 लोग हैं, अगर ये भी अपना 100 न्यूटन बल लगा के खींचे, ये भी 100 न्यूटन बल लगा के खींचे और ये भी 100 न्यूटन बल लगा के खींचे, क्या होगा भैया? टोटल 300 न्यूटन होगा। सो ये जो रस्सी है पूरी किसकी साइड आ जाएगी? इन 3 भाई साहब की तरफ, 2 भाई साहब और एक बहन जी की तरफ आ जाएगी, है ना। तो अब हमने क्या देखा कि इसने क्या किया, इन तीनों ने रस्सी को अपने साइड खींच लिया, यानी यहाँ पर फोर्स अलग था और यहाँ पर फोर्स अलग। इसी को तो हम क्या बोलते हैं बच्चा? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। इसी को हम असंतुलित बल के नाम से जानते हैं। रस्साकसी में यदि एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली है तो वह रस्सी तथा कमजोर टीम दोनों को अपनी ओर खींच लेती है। इस दशा में रस्सी पर लगने वाला बल ही अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल होता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर असंतुलित बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की चाल या गति की दिशा में परिवर्तन होगा। अतः किसी वस्तु की त्वरित गति के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। सो दैट्स इट, यहाँ पर फाइनली फिनिश होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि यहाँ पर खत्म होता है हमारा संतुलित बल और क्या होता है बेटा? असंतुलित बल। अब बात आती है कि मैम फोर्सेस केवल इतने ही होते हैं क्या? ना जी ना, और भी तरह के फोर्सेस हैं, और भी तरीके के बल हैं, जैसे कि अरे भैया फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो धरती अपने साइड से लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब केंद्रीय बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक अंदर के केंद्र की ओर लगता है और एक बाहर की तरफ लगता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये तो तुमने तुम्हारे इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही है ना, पढ़ लिया होगा अब तक। तो एक वस्तु जब भी दूसरे वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो इनके बीच में क्या काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मेरा ये स्टाइलस है, इसे जैसे ही मैं छोड़ूंगी अर्थ इसे अपनी तरफ क्या कर लेगी बेटा? खींचने का काम करेगी, अरे भैया अट्रैक्ट करने का काम करेगी। इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स होता है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स होता है, 2 मैग्नेट के बीच में लगता है। तो ये इतने सारे क्या होते हैं बेटा? बल ही होते हैं, है ना। अब बात आती है हम थोड़ा सा जानते हैं घर्षण बल, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, चुंबकीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबको हम थोड़ा सा जानते हैं। मैम ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तुम यहाँ ये देख पा रहे हो, ये लड़का, ये XYZ कोई बॉक्स है ना, ये क्या है भैया? कोई बॉक्स है और ये उस बॉक्स को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। सो वह बल जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करे, 2 सतहों के बीच बेसिकली काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। जब हम चलते हैं तो ये बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच में काम करता है। अब जैसे मैंने पैर ऐसे किया, ऐसे चलना मैंने शुरू किया, तो धरती अपनी तरफ से भी क्या लगाएगी? एक फोर्स, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन मेरे द्वारा वो फोर्स उसके द्वारा लगाए गए फोर्स से कई गुना ज्यादा होगा, जिसके कारण आसानी से मैं क्या कर सकूंगी? चल सकूंगी। सो जब हम चलते हैं या बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है, ये हम बोल सकते हैं। जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच में काम करता है, ये भी हम बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। फिर मैम ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अब केंद्रीय बल जो है वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है।
मतलब एक ऐसा फोर्स जो केंद्र की ओर नहीं लगता बल्कि बाहर की ओर लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और जो केंद्र की तरफ लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल यानी कि अब भी केंद्रीय बल बोलेंगे। सो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र से उस वस्तु पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को ही हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये जो फोर्स है किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर लगता है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैम ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल ही चुंबकीय बल कहलाता है। अर्थात विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों ओर फैले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु द्वारा बल का अनुभव करना इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना। देखो जैसे एक मैग्नेट है, ये दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये कोई आयरन की ही कोई चीज है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इनके बीच में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसे तो मैंने कितना अच्छे से तुम्हें पढ़ाया है भाई। हर एक वस्तु है ना जो हमारी अर्थ पर है, पहली बात तो इसके चारों तरफ क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। पहली बात तो इसके चारों तरफ क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है, एक वस्तु आसानी से दूसरे वस्तु को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। आसानी से ये वस्तु को अपनी तरफ क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि दो वस्तुओं के बीच में क्या लगता है भैया, सो M1 और ये क्या है हमारा M2 और इनके बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दैट्स इट। यहाँ पर होती है हमारी कहानी खत्म। फाइनली उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रही हूँ। सो लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, जिसके लिए पहले मैं कुछ चीजें समझाती हूँ, फिर मैं एक एक पॉइंट को लिख कर तुम्हें पढ़ाऊंगी, फिर मैं एक एक पॉइंट को लिख कर तुम्हें सारी चीजें क्या करूंगी बेटा, समझाऊंगी। तो सुनो, पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। न्यूटन ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें गति के तीनों नियमों के बारे में बताया। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि इनके जो नियम है ना, उन्हें न्यूटन के गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल और उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध को भी क्या करते हैं बेटा, स्थापित करने का काम करते हैं। ओके, सो ये न्यूटन के गति के नियम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर ये न्यूटन जी के गति के नियम हैं तो फिर हम गैलीलियो के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कभी भी आप अपनी NCERT पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूटन जी के भी भैया पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, गैलीलियो गैलीली। मैम ये इन्होंने क्या किया? अरे भाई इन्होंने ही हमें गति के नियमों के बारे में बताया था, पर एक समस्या थी। देखो भाई, हम हैं थोड़े से भारतीय, थोड़े नहीं, हम तो पूरे ही भारतीय हैं, है ना। और बाकी सब जगह भी, चाहे आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी चीज बेटा मान्य तब होती है जब वहां पर चीजें रिटर्न में हो। एंड आपको तो पता है कि भाई चीजें अगर रिटर्न में नहीं होगी तो तुम उसे मानोगे नहीं। अब मान लेते हैं कि जैसे तुम MP बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से, जब तक तुम्हारा स्टेट बोर्ड कुछ डिक्लेयर नहीं करेगा तो तुम वो चीज मान जाओगी क्या? मान लो कि आज तुम्हारे स्टेट बोर्ड ने ऐसा बोल दिया कि 9th क्लास में केवल 50% ही लाना है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है लाने की, 50% में भी तुम्हें आगे है ना शिफ्ट कर दिया जाएगा, 10th क्लास में जा सकते हो। तब फिर तुम क्या सोचोगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, 50% में इतना तो मैं आसानी से ला दूंगा, मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, मैं दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, मोबाइल चला सकता हूँ, इंस्टाग्राम चला सकता हूँ। लेकिन ये तुम कब मानोगे? वैसे तुम लोग इतने महान हो, कोई आके बोल देगा तब भी मान जाओगे, बट सही तरीका क्या होता है कि भाई हमारा वो स्टेट बोर्ड अगर ये चीज हमसे बोल रहा है तो रिटर्न में तो कहीं दी होगी ना, वेबसाइट पे तो अपलोड किया होगा, तब तो मानोगे ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, हालांकि ऐसा होने नहीं वाला है तो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। अब गैलीलियो गैलीली के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी
फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में तरह तरह की खोजों के बारे में बताया। गति के नियमों से भी इनका संबंध था, लेकिन अगेन न्यूटन जी ने हर एक चीज का प्रूफ दिया। उन्होंने चीजों को और अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। गैलीलियो ने शुरुआत की, गैलीलियो ने भी कई जानकारी दी, बट सही तरीके से ना दे पाने के कारण सिस्टमैटिक बोल सकते हैं, रिटर्न में बोल सकते हैं। आज की डेट में हम इनका नाम इसमें नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी गैलीलियो का नाम आता है। थोड़ी जानकारी तो इनके बारे में लेनी ही है। और लेकिन अगर कोई पूछे न्यूटन के ये जो गति के नियम है किसने दिए, आपका हमेशा आंसर क्या होगा, न्यूटन ही होगा, क्योंकि न्यूटन ने ही गति का पहला, गति का दूसरा और गति का कौन सा नियम दिया, तीसरा। चलो शुरुआत करते हैं। भैया ये जो गैलीलियो गैलीली है ना, पहली बात तो कुछ ऐसे दिखाई देते थे, है ना। इनका जो जन्म था कब हुआ था, 15 फरवरी को हुआ था और 1564 में हुआ था, 1564 में, और वो भी इटली के एक पीसा शहर में हुआ। अब यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है आराम से कि भैया गैलीलियो गैलीली का जन्म कहाँ पर हुआ, तो इटली के पीसा शहर में इनका क्या हुआ बच्चे, जन्म हुआ। गैलीलियो की बचपन से ही गणित और प्राकृतिक दर्शन में काफी ज्यादा रुचि थी, परंतु इनके जो पिताजी थे ना भैया, विनेंजो गैलीली, उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारी भी लाइफ में ऐसा होगा कि तुम बनना कुछ और चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों का प्रेशर दूसरी चीज को लेकर होगा। ये सबके साथ होता है। पर अब इन्होंने पता है क्या किया, देखो तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उत्पादी के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। जैसा हर बच्चा करता है, भाई ठीक है मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, तो एक काम करता हूँ, जो वो लोग बोल रहे हैं वो कर लेता हूँ। फिर इन्होंने ऐसा किया भी कि भैया, इनने सोचा कि भाई चिकित्सा उपाधि के लिए मुझे अब जाना चाहिए, तो ये पीसा विश्वविद्यालय में चले गए। इन्होंने अपना नाम वहां पे लिखवा लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी भी पूरा ही नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका मेन इंटरेस्ट तो बेटा मैथ्स में था ना, गणित में था। ये लाइफ में होगा आपके साथ भी कि कई बार ऐसे आप स्टेप्स ले तो लोगे कि चलो मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, कर लेता हूँ, लेकिन जब भी किसी चीज में तुम्हारी रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो तुम उसे अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तो लाइफ में अपने डिसीजन भी ना बहुत सोच समझ के लेना, किसी के कहने पे नहीं। पेरेंट्स को एक बार भरोसा दिलाओ, 2 बार भरोसा, 2 बार तो नहीं, एक बार ही दिला दोगे ना, पेरेंट्स उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अरे भैया 9th क्लास में अच्छा स्कोर कर लो, 10th क्लास में कर लो, और बोलो कि मुझे यही करना है, मुझे भरोसा है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर घर वाले तुम्हें भी नहीं रोकने वाले हैं, है ना। अब इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने अपने पिताजी की बात मानी, लेकिन भैया वो उस काम में अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनकी उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब क्या होता है ना बेटा, अब क्या होता है, 1586 का टाइम था। उन्होंने अपनी पहली वैज्ञानिक पुस्तक, जिसका नाम क्या था, सोचो, 1586 में इन्होंने अपनी एक वैज्ञानिक पुस्तक ही लॉन्च कर दी थी, जिसका नाम क्या था, द लिटिल बैलेंस। अब ये ना आपको ला बैलेंसेटा के नाम से भी मिल सकती है, दोनों ही नाम आ सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व प्राप्त करने के लिए आर्किमिडीज की विधि का क्या किया, वर्णन किया। क्या होता है ना कि अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि भाई ये साइंटिस्ट के दिमाग कुछ अलग से होते हैं क्या मैम, कि इन्होंने बचपन से ही इन्हें पता चल गया था कि इन्हें क्या करना है, इनका इंटरेस्ट मैथ्स में था और इन्होंने कितनी सारी चीजों के बारे में बताया। तो हमारे साथ पता है क्या होता है, हम किसी चीज में उलझ जाते हैं ना, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज की जड़ में जाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये है तो ऐसा है क्यों। उनकी इस रिसर्च का पूरा करने के बाद ही आज की डेट में हम उनका नाम पढ़ पाते हैं, वरना हम इनका भी नाम नहीं पढ़ पाते, है ना। क्योंकि देखो भाई, इन्होंने इतनी सारे रिसर्चेस की, इन्होंने बहुत समय दिया उस पर। तब तो भैया गूगल देवता भी नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था। सोचो इन्होंने उस टाइम पे कैसे इतनी सारी चीजों के बारे में बताया होगा, सोचने वाली बात है। क्या होता है ना बेटा, सुनो, अब 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को क्या किया था, प्रस्तुत किया था, है ना। और इसी के साथ साथ 1592 में इन्होंने वेनिस गणराज्य के बेटा पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया
और उन्होंने नत समतल तथा लोलक यानी जो पेंडुलम होता है संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत जो है वो नियम प्रतिपादित किया। ओके, सो गैलीलियो एक कुशल जो है भैया वो शिल्पकार भी थे। उन्होंने अपनी विभिन्न प्रकार की दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा भी किया। ओके, और उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन प्लॉटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट से सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्योद्घाटन किया और अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग के द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा की कैसा था, विपरीत था। अब बात होती है यहाँ पर खत्म। सो गति का पहला नियम शुरू करने के पहले मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीजें लिख कर पढ़ा रही हूँ, लिख कर समझा रही हूँ। सबसे पहले तो मेरी हेडिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी कि हम हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, यानी कि बेटा हिंदी में हम इसे बोलेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम हम यहाँ पर इसे बोलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे हम। ठीक है, इसको करेक्ट करो भाई। चलो, अब क्या होता है ना बेटा, समझना। न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे ना, वो हमें टोटल कितने दिए थे बेटा, 3 दिए थे। यहीं पर मैं तुम्हें इतना समझा दूंगी कि तुम्हें यहीं पर तुरंत ही सब कुछ लर्न हो जाएगा। फिर एक एक करके हम सब पर क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। भैया न्यूटन के गति का पहला नियम हमसे क्या बोलता है। सो पहले तो मैं लिख रही हूँ फर्स्ट लॉ, यानी कि पहला नियम। फिर मैं क्या लिख रही हूँ, सो मैं लिख रही हूँ बेटा सेकेंड लॉ, यानी कि क्या, दूसरा नियम। और फिर मैं क्या लिख रही हूँ, सो मैं लिख रही हूँ थर्ड लॉ, यानी कि तीसरा नियम। सो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है सो भैया वो विराम में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु बेटा गति की अवस्था में है सो फिर वो गति की अवस्था में ही रहेगी। लेकिन ऐसा कब तक होगा, जब तक उस पर बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, यानी कि बेटा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। हाँ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। ठीक है, सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि न्यूटन के गति का पहला नियम बोलता है कि अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गति का दूसरा नियम, अच्छा दूसरा नियम पढ़ने के पहले इसे और सुनो, इसे और सुनो। यहाँ पर हमें पढ़ना होता है बेटा जड़त्व को, यानी कि किसे पढ़ना होता है, इनर्शिया को पढ़ना होता है। जड़त्व जो कि इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, सो जो कि इंग्लिश में इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। जड़त्व जो कि किस नाम से जाना जाता है, इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। एक होता है, पहली बात तो ये जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं भैया। गति का जड़त्व अलग होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व अलग होता है भैया। दिशा छोड़ो, पहले लिखेंगे हम विराम का जड़त्व। सो विराम का जड़त्व अलग होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिशा का जड़त्व कैसा होता है, सो दिशा का जड़त्व अलग होता है।
ये सारे ही जड़त्व मैंने आपको बता दिए हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो गति का पहला नियम हमें क्या बताता है, ये सब हमने यहाँ पर अच्छे से जान लिया है। फिर गति का दूसरा नियम हमसे क्या बोलता है, सो गति का दूसरा नियम हमसे कहता है कि अगर भाई जो फोर्स है ना, यानी कि जो बल है वो समानुपाती होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। किसके, संवेग में परिवर्तन की, संवेग में परिवर्तन की दर के। अब ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। अरे भैया संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है ये हमें जानना होगा। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सो संवेग को हम इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। क्या कहा, संवेग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो ये होता है बेटा मोमेंटम। सो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर के। अब भाई ये सब तो हम जानेंगे। थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है कि भैया जो हर एक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि बेटा हर जो क्रिया है ना उसकी बराबर और बेटा क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या बोला मैंने, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि बेटा क्या होता है, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। क्या कहा मैंने, इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, सो हमने ये जान लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, पहला नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम क्या बोलता है। अब भाई इससे और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने का समय आ चुका है, पर रट लो कि अगर वस्तु विराम में है तो बच्चे विराम में रहेगी, और अगर वो गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी। लेकिन ऐसा कब तक होगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे, यानी कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और ये जो जड़त्व है 3 प्रकार का होता है। गति का जड़त्व अलग होता है, दिशा का अलग होता है, विराम का अलग होता है। और वहीं पर गति का दूसरा नियम हमसे क्या कहता है कि बेटा जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। और यहीं से ही मैं तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला भी निकालना सिखाऊंगी कि कैसे फोर्स का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन आया। देन हम जानेंगे कि हर क्रिया की बराबर और क्या होती है बेटा, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, सो ये जो कहानी थी, बस इन्हीं सब कहानियों पे हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। इन्हीं सब कहानियों के बारे में हमें जानना है। चलो एक एक करके इन सब की शुरुआत करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार सीधे लिखने को आएगा कि समझाइए गति का पहला नियम हमसे क्या कहता है। सो यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे, यानी कि भैया जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई ना हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है तथा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बाह्य बल के द्वारा किया जाता है। अब जैसे मेज पर रखी पुस्तक तब तक उसकी अवस्था में रहेगी जब तक उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल ना हो। एक मिनट रुको, ठीक है, अब ठीक है। सो हमने क्या देखा, जैसे मेज पर कोई पुस्तक रखी है या फिर XYZ कुछ भी रखा है ना, तो ये तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक फोर्स लगाया और वो वहीं पर ही रही, बाह्य बल लगाने से उसमें थोड़ा सा चेंज भी आया। और यदि मेज के कपड़े के ऊपर बर्तन रखें और हम कपड़े को अचानक खींचते हैं तो बर्तन मेज पर ही रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो। और कपड़ा बर्तन तथा मेज से अलग हो जाता है क्योंकि कपड़े पर रखे बर्तन जड़त्व के कारण विराम में ही बने रहते हैं और अचानक खींचने पर गिरते नहीं हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अचानक खींचने पर गिरते नहीं है। चलो आगे आते हैं अब हम अगली कहानी, जड़त्व तथा द्रव्यमान, इनर्शिया तथा मास पढ़ने के लिए। मैम ये इनर्शिया
क्या होता क्या है इनर्शिया? मैंने तो अभी तुम्हें डायरेक्ट बता दिया कि भैया ये जो इनर्शिया है ये 3 प्रकार का होता है, विराम का, गति का, दिशा का। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इनर्शिया है क्या? सो किसी वस्तु का वह गुण जो उसके विराम या फिर बेटा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को ही हम जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व वस्तु का अंतर्निहित गुण होता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या होता है बेटा? माप होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और किसी वस्तु का जड़ उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका तात्पर्य है कि द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ता है तथा द्रव्यमान घटने पर जड़त्व घटता है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में कैसा होता है? ज्यादा होता है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में कैसा होता है? ज्यादा। चलो अब एक एक को थोड़ा सा लिख लिख के पढ़ाती हूँ मैं तुमको। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार हम यहाँ पर जानते हैं। जड़त्व को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जा चुका है जो निम्नलिखित आपके सामने है। एक होता है विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो भैया वो विराम में ही रहना चाहेगी, स्थिर रहना चाहेगी बच्चे, जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व कहलाता है। अब तुम इसके लिए इस कहानी को समझो। क्या समझोगे? तुमने देखा कि तुम्हारे पास क्या है? एक पेपर है ना? मान लेते हैं कोई शीट है। अच्छा, इसको मैं लिख के पढ़ाती हूँ सारे एग्जाम्पल, ये वाले भी और आगे वाले भी सारे एग्जाम्पल, है ना। विराम का जड़त्व मैं तुम्हें लिख कर पढ़ाती हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को सारे एग्जाम्पल को लिख कर पढ़ाती हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसे एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व बोलते हैं, जिसे हम विराम का जड़त्व बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोले तो क्या हो जाएगा? विराम का जड़त्व हो जाएगा। एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं कि भैया मेरे पास है कोई ग्लास, मेरे पास क्या है? कोई, ये रही वो ग्लास, ठीक है। अब मैंने तुमसे क्या बोला? इस पर ना मैंने एक शीट रखी है। क्या बोला मैंने तुमसे? कि मैंने ना इस पर एक शीट रखी है, ऐसे, ये रही वो शीट, ठीक है। और इस पर मैंने क्या रखा है? कॉइन रखा है, ठीक है। अब क्या होता है? चीकू को बुलाती हूं मैं यहाँ पर कि ये चीकू भाई साहब आए और थोड़ा सा हीरो बन रहे थे चीकू भाई साहब। मैंने कहा बन जाओ हीरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया? इस शीट को अचानक से खींचा और इस पर क्या रखा है बेटा? ये तो है कॉइन, ये है ग्लास, ओके, और ये क्या है? एक शीट। ये पेपर का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ये जो चीकू भाई साहब आए, इन्होंने जो है इस शीट को अचानक से खींचने का काम किया। देन हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला जब इस शीट को अचानक से खींचा। सो बेटा एक बात बताओ, ये शीट किस में चली गई? मोशन में चली गई, यानी कि किस में चली गई बच्चे? गति की अवस्था में चली गई। और जो कॉइन था वो कहाँ पर आके गिर गया? सो भैया जो कॉइन था वो ग्लास में जाकर गिर गया। क्यों? क्योंकि भैया ये जो कॉइन है ना, ये किस में था? रेस्ट में। सो किस में रहना पसंद करेगा? रेस्ट, यानी कि भैया विराम में ही। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या काम कर रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो यही तो कहलाता है बेटा विराम का जड़त्व। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सो हमने देख ली कहानी जहां मैंने बता दिया है कि भैया विराम का जड़त्व क्या होता है। सो रेस्ट में अगर वो कॉइन रहना चाहता था तो रेस्ट में रहा। एक्सटर्नल फोर्स लगा कि शीट तो सडनली बाहर आ गई, उसमें अचानक से उसे खींचो बाहर आ गई, लेकिन जो कॉइन था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ओके, चलो तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और समझे? चलो और समझते हैं।
अब बात आती है मैम बस के अचानक चलने पर, जैसे आप बस में बैठे हो और बस अचानक से चलती है तो पैसेंजर पीछे की ओर ही क्यों गिरता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, चलो ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए भी मैं थोड़ी सी क्या कर रही हूँ, जगह बना रही हूँ। इसके लिए मुझे पूरी की पूरी बेटा बस बनानी पड़ जाएगी, है ना। मान लो कि ये बस है, मान लेना प्लीज, है ना, ये मत कहना कि मैम इतनी गंदी बस, मैंने बोला ना मान लो। ये इसका गेट है, ज्यादा छोटा हो गया, और ये इसके पीछे की खिड़कियां हो गई। ओके, अब हमने क्या देखा, इसके टायर भी बना लूं मैं, ठीक है, इसके टायर भी बना लूं, बड़े बड़े से टायर होते हैं ना, ऐसे कुछ कुछ टायर होते हैं कि नहीं होते हैं, बड़े बड़े से, बिल्कुल होते हैं। सो मैंने ये सब यहाँ पर क्या किया है बेटा, बना लिया है। और दो टायर कहाँ है, तो वो उस साइड पीछे के साइड है, दो टायर और कहाँ है, सो वो उस साइड पीछे की साइड है। अब तुमको पता है होता क्या है, मैं तुम्हें बताती हूँ। होता यह है कि इसमें बैठे भैया पैसेंजर्स, ये मान लेते हैं पैसेंजर्स खड़े हैं, ये ऐसे ऊपर जो वो डंडा होता है ना उसको पकड़ के खड़े हुए हैं, ये भी पकड़ के खड़ा हुआ है। अब होगा क्या, ज्यादा छोटे पैसेंजर्स नहीं बन गए, तुमको नहीं लग रहा ज्यादा छोटे पैसेंजर्स बन गए हैं, अब सही है। अब क्या होता है ना बेटा, जैसे ही हमने क्या बोला कि बस चल रही थी और बस अचानक से क्या हो जाती है, रुक जाती है। सो एक बात बताओ, जब बस अचानक से रुकती है सो इसके नीचे का हिस्सा भी किसमें क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी वो किस में आ जाता है, रेस्ट यानी कि विराम में आ जाता है। पहली बात तो हमने क्या देखा कि पैसेंजर ऑलरेडी रेस्ट में थे, और जैसे ही बस तो चल रही थी तो हमने क्या देखा कि बस के चलते चलते, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, हमने क्या देखा, बस जो चल रही थी चलते चलते वो अचानक से रुक गई, तो ये तो हिस्सा किस में आ गया, पूरा का पूरा रेस्ट में। लेकिन भैया ऊपर का जो पूरा हिस्सा था वो किस में चला गया, मोशन में चला गया, जिसके कारण भैया ये तो रेस्ट में ही रह गया, लेकिन जो पैसेंजर थे आगे की तरफ गिर गए, क्योंकि यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे, अच्छा बस चल रही थी तभी मैं कहूँ कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, बस के अचानक चलने पर तो पहले पैसेंजर रेस्ट में ही थे, फिर बस अचानक से चलने लगी। सो जब बस अचानक से चलने लगी तो पैसेंजर भी किस में चला गया बेटा, मोशन में चला गया। उल्टा बोल दिया है मैंने यहाँ पर, पहले वो रेस्ट में थी और बस जो थी अचानक से चलने लगी, सो पैसेंजर और इसके नीचे का हिस्सा पूरा किस में चला गया, मोशन यानी कि गति में, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है भैया वो पहले किस में था, रेस्ट में। सो वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में, विराम में ही रहना चाहेगा, जिसके कारण वो पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या काम करता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व काम करता है। किसका, विराम का जड़त्व काम करता है। एक और एग्जांपल दो, कंबल को धूल से कंबल से धूल को हटाने के हेतु उसको छड़ से पीटना। मैम ये कौन सी बात हुई, अरे भाई बिल्कुल हुई। जैसे मानो इधर ही मान लेते हैं, ये क्या है बेटा, मान लो ब्लैंकेट है, यानी कि क्या है, कंबल है, और इसमें क्या है ना, छोटे छोटे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। क्या कहा मैंने कि इसमें छोटे छोटे बेटा ढेर सारे बहुत सारे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब क्या होता है ना, अब ये होता है कि अगर हम इसे किसी डंडे से मारते हैं, मान लेते हैं कि मेरे हाथ में क्या थी, कोई छड़ थी, और मैंने उस छड़ से इसे मारा, और मैंने इसे इस छड़ से क्या किया बेटा, मारा, तो फिर क्या होता है, इस छड़ से मारने के बाद भैया वेरी इंपॉर्टेंट, ये डस्ट पार्टिकल्स पहले किस में थे, रेस्ट में थे, ठीक है ना, और ब्लैंकेट को जैसे ही मारा तो वो किस में आ गया, ब्लैंकेट तो भैया मोशन में आ गया, लेकिन वो किस में थे, रेस्ट में थे, है ना, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में थे तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, जिसके कारण वो इससे क्या हो जाते हैं भैया, अलग होने का काम करते हैं, जिसके कारण वो इससे अलग होने का काम करते हैं। ये थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण कहानी, ये थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण कहानी कि भैया किसी भी कंबल को धूल से अगर हटाना है तो उसे किसी भी छड़ से मारने पर वो क्या हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। रीजन क्या होगा तो मैंने बता दिया है, किसी पेड़ की शाखा को बहुत तेजी से हिलाने पर पत्तियों का गिरना भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
विराम के जड़त्व का। कैसे है भैया? अरे भैया है ऐसे कि जैसे ही किसी पेड़ की शाखा को हम तेजी से हिलाते हैं तो वो शाखा किस में आ जाती है भैया? गति में आ जाती है। लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो पहले से ही रेस्ट में थी, तो वो रेस्ट में ही तो रहना चाहेंगी ना। अब हमारे पास इसमें जगह है क्या? बना लेते हैं जगह, कोई बात नहीं, बना लेते हैं जगह। तो मैं बनाने जा रही हूँ एक प्यारा सा छोटा सा पेड़। देखो ये इसका ये वाला सेक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। और मैं इसमें क्या लगा रही हूँ, मान लेते हैं कि ये ऐसा है, और मैं इसमें क्या लगा देती हूँ, पत्ती लगा देती हूँ। पहले उसके लिए मुझे शाखाएं भी तो बनाने दो। ये मैंने निकाली शाखाएं, ये निकाली मैंने शाखाएं। नाउ अब हम इसमें क्या बना देते हैं, पत्तियां बना देते हैं। ये पत्ती मैंने यहाँ बना दी, ये पत्ती मैंने यहाँ बना दी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, और ये यहाँ। अब पता है क्या होता है, जैसे ही इन शाखाओं को यानी कि भैया ब्रांचेस को हिलाया जाएगा, तो सुनो 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 क्या कहा मैंने, जैसे ही इन ब्रांचेस यानी कि भैया जो शाखाएं हैं ना, ब्रांचेस यानी कि बेटा शाखाओं को जब हिलाया जाएगा, ब्रांचेस यानी शाखाओं को जब हिलाया जाएगा, आप मुझे बताओ ये ब्रांचेस किस में आ जाएंगी भैया? मोशन में आ जाएंगी, यानी कि किस में आ जाएंगी? गति में आ जाएंगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैम ये पत्तियों का क्या होगा? सो भैया जो पत्तियां पहले से ही किस में थी? रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहेंगी, जिसके कारण वह हिस्से टूटकर गिर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या काम करता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है, जैसे बाकी सारे एग्जाम्पल में, जैसे बाकी सारे उदाहरण में अभी कर रहा था, उसी प्रकार से उसी तरह से। सो अब तुम्हारे पेपर में अगर पूछे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है यानी विराम का जड़त्व क्या होता है, तो भैया जितना पढ़ाया है लिख देना, और जितने एग्जाम्पल्स भी बताए हैं वो भी वहां पर छाप देना। चलो हो गई कहानी खत्म ना। अब दूसरी कहानी, मैम फिर इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, यानी भाई गति के जड़त्व में क्या होगा? तो यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से एक सरल रेखा में गतिमान है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें बाह्य बल उस पर लगाना होगा, जो कि गति का पहला नियम बोलता है, और इसी को क्या बोलते हैं? गति का जड़त्व बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ, जैसे गतिमान बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर गिरना। मैम ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जिसके लिए इस पूरे सेक्शन को मैं कर देती हूँ कॉपी। इसको तो नहीं करना, इसको कर देते हैं, चलो इसकी थोड़ी सी सहायता ले लेते हैं भैया, है ना। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा अभी मैं आपको बता देती हूँ वो चीज भी। तो देखो 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 मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे बेटा। क्या हेडिंग डालेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि क्या लिखेंगे बेटा? सो आप लिखेंगे यहाँ पर गति का जड़त्व। क्या लिखेंगे बेटा? सो आप यहाँ पर लिखेंगे गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब पता है क्या होता है, जो इनर्शिया ऑफ मोशन है इसमें बेसिकली होता ये है बेटा, अब जैसे कोई पैसेंजर है, गाड़ी अभी मतलब बस जो है वो चल ही रही है, यानी सबका ये नीचे वाला हिस्सा किस में है बेटा? सबका सब मोशन में है, यानी कि किस में है? गति में है ना। अब बस जो है वो अचानक से रुक जाती है, बस अचानक से रुक जाएगी तो क्या होगा भैया? ये मोशन में था तो ये तो मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन आपने इसे किस में कर दिया? बस जो थी चल रही थी अचानक से रुक गई, तो भैया ये किस में आ गया? रेस्ट में आ गया, है ना। लेकिन ऊपर वाला जो सेक्शन था वो भी तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जिसके कारण पैसेंजर क्या होता है? आगे की ओर गिर जाता है। तो बस के अचानक से रुकने पर ये वाला सेक्शन तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाला सेक्शन जो है वो अभी भी गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण भैया वो मुंह के बल गिर जाता है।
क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व। और गतिमान बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर गिरना, मैंने बता दिया। गतिमान बस या ट्रेन से व्यक्ति के उतरते समय आगे की ओर गिरना, तो भैया हमेशा उस डायरेक्शन में, जैसे किसी भी बस से अगर आप उतर रहे हो तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, जैसे मान लो बस ऐसे चल रही है, उसका गेट यहाँ पर है, अब तुम ऐसे मुंडी करके फिर कूदोगे तो धड़ाक से गिरोगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, बत्ती सी भी टूट सकती है। तो बेटर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में बस या ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में ही तुम क्या हो, थोड़ी देर तक चलो, मतलब उतरो और थोड़ी देर तक आप चलो, रन करो और फिर रुक जाओ। एकदम से तो नहीं रुक सकते, फिर गिरोगे नहीं तो, ठीक है। बस के सामान, छत पर सामान को रस्सी से बांधना, ये सब क्या है, गति के जड़त्व के एग्जाम्पल। एंड इसी का लास्ट थर्ड वाला सेक्शन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसे हम क्या बोलेंगे भैया, दिशा का जड़त्व बोलेंगे। सो किसी वस्तु के द्वारा स्वयं की गति की दिशा परिवर्तन की असमर्थता को वस्तु की दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे वृत्ताकार पथ पर तेज गति से गतिमान बस में यात्रियों का वक्र के केंद्र से बाहर की ओर झुकना, चाकू की धार तेज करते समय चिंगारियों का निकलना। भैया देखो कार ऐसे जा रही है, एकदम से टर्न आया तो ऐसे मुड़ी, पैसेंजर जो कार चला रहा था, कार तो ऐसे मुड़ गई, लेकिन जो पैसेंजर्स थे भैया वो, या जो व्यक्ति था वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये सब दिशा के जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। चलो सो मोमेंटम पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ाऊंगी। एक्चुअली में न्यूटन के गति का दूसरा नियम मोमेंटम से ही संबंधित है, क्योंकि उसी में हमें किसे पढ़ना होता है, मोमेंटम। तो चलो पहले हम मोमेंटम को ही डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु द्वारा, देखो मोमेंटम के लिए ना मैं सिंपली तुम्हें बताऊं, दो चीजें पता होनी चाहिए, और वो क्या, किसी भी वस्तु का पहली बात तो मास पता होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें मास पता है और अगर तुम्हें उसकी वेलोसिटी पता है तो तुम उस वस्तु का क्या निकाल सकते हो, मोमेंटम यानी कि संवेग निकाल सकते हो। तो सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त गति की मात्रा को ही संवेग के द्वारा मापा जाता है, और किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल, कहा ना मैंने, द्रव्यमान बोले तो मास और वेग बोले तो क्या बेटा, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है, दो, करेंगे अभी चर्चा, लिख के पढ़ाऊंगी, बस 2-5 मिनट रुक जाओ, वहीं जा रहे हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अरे भैया इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। सो तुम क्या बोलोगे, संवेग एक कौन सी राशि हो जाएगी, बिल्कुल सही, यह एक सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग मोमेंटम p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, mv होगा। इसी के साथ संवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, अरे भैया mv इसकी क्या है, फॉर्मूला है, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। सो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सिंपल था, कुछ मन से नहीं। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये तरीका तो इसका होता ही है, एक और तरीका होता है, इसे ऐसे और ये पावर में -1, जब अपॉन ऊपर जाता है सो पावर में -1। सो गति का दूसरा नियम संवेग परिवर्तन की दर पर ही आधारित है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसके वेग यानी वेलोसिटी 0 है, तो संवेग भी हमेशा कैसा होगा बेटा, 0 ही होने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम की तरफ, जहां पर अब हमें जानना है कि जो फोर्स है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, सुनो, अगर तुम्हें ये कभी लिखने के लिए आ जाएगा तो तुम लिखोगे कैसे, तो तुम्हें लिखना ऐसे है कि बेटा इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वह यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। तो सुनो सुनो सुनो, इसे हम समझते हैं, इसे मैं आपको पूरा लिखकर समझाती हूँ, और मैं यहाँ हेडिंग डाल रही हूँ क्या, सो मैं हेडिंग डाल रही हूँ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
यानी कि अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। क्या कहा मैंने? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ये हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो हमसे क्या कहता है, तो सुनो, न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमसे कहता है कि बेटा जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती होता है, लेकिन किसके? अरे भैया, संवेग में परिवर्तन की दर के। क्या कहा है? किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। अब भैया ये मैम कैसे? और फोर्स का फॉर्मूला तो हमने सुना है कि मैम ये होता है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। कैसे होता है? चलो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीजें समझाती हूँ, और वो चीजें ये हैं, सबसे पहले तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mv होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं केस 1, मान लेते हैं हमारे पास केस 1 है, जहां पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या बताने जा रही हूँ कि भैया अगर कोई वस्तु है सो उसका जो मास है ना, यानी कि बेटा उसका जो द्रव्यमान है, पहली बात तो वो कितना होगा? स्मॉल m। कुछ ना कुछ वस्तु का मास तो होगा जिसे हम स्मॉल m से जानेंगे, और उसमें क्या लग रही होगी बेटा? उसकी इनिशियल वेलोसिटी। समझ पा रही हो कि नहीं? जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग बोलते हैं, है ना? इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे भैया? सो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ये हमारी क्या हो जाएगी? u हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालती हूँ? इनिशियल मोमेंटम, यानी कि प्रारंभिक संवेग निकालती हूँ, सो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? mu हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, है ना? पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ केस सेकंड की तरफ अब हम आते हैं। केस सेकंड हमारा देखते हैं। दूसरा केस हमारा क्या बोलता है? किसी भी वस्तु का मास, यानी कि बेटा जो द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान, इसे हम m से समझते हैं। ऑब्वियसली इसमें भैया फाइनल वेलोसिटी तो होगी ही ना। सो फाइनल वेलोसिटी को हम कैपिटल V से देखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतिम वेग बोलते हैं बेटा, जो कि हमारा क्या होता है? अंतिम वेग होता है। और हमारा फाइनल मोमेंटम यहाँ से क्या निकलेगा? mv निकलेगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस और नो, हाँ या ना? चलो और जानते हैं, अब हम आगे की तरफ जानते हैं। अगर मैं क्या करती हूँ बेटा, तो सुनो, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से चलूं तो क्या होगा? अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से चलूं तो क्या होगा? दोनों को साथ में लेकर चलती हूँ तो बेटा जो फोर्स है ना वो तो प्रोपोर्शनल था किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। जब संवेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ टाइम भी तो लग रहा होगा। सो पहली बात तो इसमें फाइनल मोमेंटम को हम माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम से, और यहाँ पर कोई ना कोई टाइम लग रहा होगा, सो टाइम से डिवाइड कर देंगे। सबकी वैल्यूज उनकी जगह पर पुट कर दो। फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना है बेटा? mv है। इनिशियल कितना है? u है। और ये रहा हमारा टाइम। देन हमने क्या देखा कि m को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सो ये v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा? t। देन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या बन गया है बेटा यहाँ पर? सो ये पूरा का पूरा बन गया है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। सो फिर हमारा फोर्स क्या हो गया? मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। एंड अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाती हूँ, किसी कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, देन हमारा फॉर्मूला बन गया मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, है ना। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया? मास की होती है किलोग्राम, इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसकी क्या हो जाएगी एसआई यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और बात का आपको ध्यान रखना है,
और वो क्या ध्यान में रखोगे कि बेटा जो फोर्स है ना, यानी कि जो बल होता है, इसकी एसआई यूनिट आपको क्या मिलने वाली है, न्यूटन मिलने वाली है। तो जितना मैंने आपको अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया है, समझाया है, इसे जल्दी से क्या ले लेंगे बेटा, एसएस, यानी कि इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट। तो ये थी कहानी खत्म। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग हम यहाँ पर जानते हैं। भैया जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर पेपर में लिखने को आए तो तुम छाप देना कि क्रिकेट में गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना इसका एग्जाम्पल है। ऊंची कूद का खिलाड़ी स्पंज के गद्दे अथवा मिट्टी पर गिरकर संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है, जिससे उसको चोट भी कैसी लगती है, कम लगती है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड लास्ट आते हैं अब हम कहां पर बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम की तरफ, जो हमसे क्या कहता है कि भैया हर क्रिया की बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अब प्रतिक्रिया अगर हम देखें, क्रिया 5 न्यूटन की हो रही है, सो प्रतिक्रिया भी कितने न्यूटन की हो रही होगी, 5 न्यूटन की हो रही है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारे गति का तीसरा नियम होता है। सो इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का परिमाण समान होता है और इनकी दिशा विपरीत होती है, फिर भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, ये सदैव भिन्न वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। एंड भाई इसके कुछ एग्जाम्पल्स और सुन लीजिए, जैसे कि दो व्यक्तियों का आपस में टकराना, व्यक्ति का चलना। भैया यदि विपरीत दिशाओं में गतिमान व्यक्ति एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों को चोट लगती है, क्योंकि वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं तथा दो विपरीत बल युग्म के रूप में काम करते हैं। व्यक्ति के चलने की बात करते हैं, तो जब हम ठोस भूमि पर चलते हैं तो हम पैरों के द्वारा भूमि को पीछे की ओर धकेलते हैं तथा भूमि भी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पैरों पर आगे की ओर उतना ही बल लगाती है, जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बंदूक का चलना भी, भैया बंदूक के चलने से यहाँ पर एक जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है ना। देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो ये इसके मुंह पर गिर गया है ना। तो जब किसी बंदूक से गोली चलती है तो उसमें भारी बारूद गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसी कारण गोली तीव्र गति से बंदूक से बाहर निकलती है। ये गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया बल लगाती है और इसी कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है। यहाँ बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत ज्यादा होता है, जबकि बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से कैसा होता है, काफी कम होता है। नाव का आगे की और दिशा में चलना, ये भी इसी का एग्जाम्पल होगा। नाविक जो है भैया वो चप्पू की सहायता से क्या करता है, पानी को पीछे की ओर धकेलता है। सो यहाँ पर क्या होता है, नाव आगे की ओर चलना शुरू होती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम हुआ। अरे भाई क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हुई ना। चप्पू तथा नाव द्वारा आरोपित बल का परिमाण कैसा होता है, समान होता है, परंतु दोनों की डायरेक्शन कैसी है, विपरीत। पानी को इधर फेंका जा रहा है तो नाव जो है सीधे जा रही है। रॉकेट का चलना, रॉकेट ऊपर की तरफ जो जाता है भैया उसे भी क्या लगता है, गति का तीसरा समीकरण, क्योंकि रॉकेट का संचालन क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। ईंधन के जलने के कारण गर्म गैस जो है वो उत्पन्न होती है, जो कि नोजल से तीव्र जाल से बाहर निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समान परंतु विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होते हैं, जिस कारण रॉकेट का संचालन ऊपर की ओर होता है। ओके, सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हें वन शॉट रिवीजन कम टाइम में जो मैंने तुम्हें ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे लाइक करोगे, इसे शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो सबसे पहले करना। किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो छाप देना कॉमेंट सेक्शन में कि मैम प्लीज़ हमें एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, और कोई सेक्शन जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया उसे भी अपने टाइमिंग के साथ मेंशन करिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।